तो जो मुस्लिम सांप्रदायिक तत्व थे वो हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच करते थे, हिंदू सांप्रदायिक तत्व मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच करते थे। और ये प्रक्रिया अभी आप देखिए, इस प्रक्रिया का जो भयंकर रूप होता है वो दंगों के रूप में होता है, कत्लेआम के रूप में होता है, जेनोसाइड के रूप में होता है। श्रीलंका का उदाहरण देख लीजिए, वहां तो बुद्ध धर्म के नाम पे शासन चलता है और हेट स्पीच किसके खिलाफ है? हिंदू तमिल के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे शासन चलता है, हेट स्पीच किसके खिलाफ है? हिंदुओं के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ। तो भारत में जो प्रक्रिया आजादी के बाद से तीव्रता से बढ़ी, उसका सबसे पहला उदाहरण मैं आपको दूंगा, वो थी महात्मा गांधी की हत्या। कि जो भी हेट स्पीच करता है, ये शासन, ये सरकार उनको पदोन्नति देती है। पदोन्नति का सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये आपने जो बात कही अनुराग ठाकुर की, अनुराग ठाकुर ये स्पीच देने के पहले वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, स्पीच के बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। तो जस्टिस जोसेफ ने एक बहुत बड़ी बात कही कि उन्होंने कहा ये जो गोली इसमें शब्द है वो कोई दवाई की गोली तो है नहीं, और इसका उपयोग किसके खिलाफ होना चाहिए वो भी क्लियर है कि ये गोली मुसलमानों के खिलाफ और ये गोली दवाई की गोली नहीं है। ये दो बातें उन्होंने कही। ये हेट स्पीच अपने आप में केवल कुछ शब्द नहीं है। हेट स्पीच जो है ये सांप्रदायिक हिंसा को जन्म देती है, ये उसका एक आधार होता है। हेट स्पीच का मामला एक बार फिर गरमा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई है, उससे कई तरह के सवाल पूछे हैं, खास करके अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के मामले में जो उन्होंने हेट स्पीच दिए थे, उन पर उनसे सवाल किए हैं क्या इन पर केस क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछी है। इसमें एक सवाल और बनता है कि क्या किसी सरकारी या संवैधानिक पद पर बने रहते हुए कोई व्यक्ति अगर हेट स्पीच देता है, उस परिस्थिति में क्या उसको उस पद की जो सहूलियतें हैं, फायदे हैं, मिलनी चाहिए? इन तमाम विषयों पर प्रोफेसर राम पुनियानी जिससे हम बात करेंगे, वो मुंबई आईआईटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी चीजों पर अपनी बात खुलकर रखते हैं। आइए सीधे चलते हैं राम पुनियानी सर के पास और जानते हैं आखिर ये पूरा मसला क्या है, इसको कैसे समझा जाए। जी सर। नमस्कार। दोस्तों, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को लिया है, क्योंकि हेट स्पीच अपने आप में केवल कुछ शब्द नहीं है। हेट स्पीच जो है ये सांप्रदायिक हिंसा को जन्म देती है, ये उसका एक आधार होता है। और आपने सही बताया, अभी सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच जो थी, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस जोसेफ, उन्होंने अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के बारे में ये जब बात कही, तो वो बात कर रहे थे, उन्होंने और भी बातें कही, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने वो नारा लगवाया था गोली मारो सालों को, और प्रवेश वर्मा ने कहा था कि इनका बायकॉट होना चाहिए था। और वो किस संदर्भ में था? उधर शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था। शाहीन बाग में मुस्लिम औरतें एक बड़े आंदोलन को अपनी नागरिकता को बचाने के लिए आंदोलन कर रही थी, और इधर से इस प्रकार के बातें कही जा रही थी। तो जस्टिस जोसेफ ने एक बहुत बड़ी बात कही कि उन्होंने कहा ये जो गोली इसमें शब्द है वो कोई दवाई की गोली तो है नहीं, और इसका उपयोग किसके खिलाफ होना चाहिए वो भी क्लियर है कि ये गोली मुसलमानों के खिलाफ और ये गोली दवाई की गोली नहीं है। ये दो बातें उन्होंने कही। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जैसे कहा कि इन्हें सरकारी पदों की सुविधाएं मिलना चाहिए कि नहीं, सवाल वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे भी मूलभूत सवाल ये है कि जो हेट स्पीच करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं। जो हेट स्पीच करते हैं हमारे समाज में, उनकी तादाद बढ़ती क्यों जा रही है? हेट स्पीच की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो क्यों बढ़ती जा रही है? ये हमारे लिए सोचने की बात है। और उसमें मैं ये कहूँगा कि पिछले कई सालों में, खास तौर से 30 सालों में तो ये बात बहुत बढ़ी है, 9 सालों में और भी बढ़ी है, कि जो भी हेट स्पीच करता है, ये शासन, ये सरकार उनको पदोन्नति देती है। पदोन्नति का सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये आपने जो बात कही अनुराग ठाकुर की, अनुराग ठाकुर ये स्पीच देने के पहले वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, स्पीच के बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। तो ये जो हेट स्पीच चलती है,
हमारी धर्म संसदों में और प्रवेश वर्मा और दूसरी जगह बहुत जगह पे उसका मैं उदाहरण दूंगा। उनको एक पता है नंबर 1 कि उनके खिलाफ सजा नहीं होगी। उनको ज़्यादातर पता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दे एन्जॉय इम्प्यूनिटी कि हम बिना सजा के चले जाएंगे। और दूसरा ये भी पता है कि अगर राजनीति में नफरत की राजनीति में अपनी जगह बनाना है तो हेट स्पीच उसका सबसे अच्छा माध्यम है। और ये हेट स्पीच हमारे समाज का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के बारे में मुझे जितना थोड़ा सा समझता है उस समझ के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि जो भी बातें नफरत की हों या जिससे दो समुदायों में दंगा हो सके वो हमारे संविधान में वर्जित है। धारा 153 ए, धारा 153 बी, धारा 295 इस सब के तहत ये दंडनीय अपराध हैं। पर ये इसका थोड़ा मैं आपको इतिहास बता दूं कि संविधान में तो एक तरफ इस बात को लिखा गया है क्योंकि संविधान भी जिस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया था उसके बैकग्राउंड में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उसके बैकग्राउंड में महात्मा गांधी की हत्या भी हुई थी और उस समय ये जो प्रावधान संविधान में रखे गए थे उनकी एक मुख्य समझ थी कि हेट स्पीच ये सांप्रदायिक दंगों का आधार होती है। और इसके मैं 2-4 आपको उदाहरण बताऊंगा। वैसे तो जैसे भारत में सांप्रदायिकता की जड़ें अंग्रेज सरकार ने डाली, धर्म के नाम पे इतिहास को लिखाया, हिंदू राजा बनाम मुस्लिम राजा किया, हिंदू बनाम मुस्लिम किया, तो जो मुस्लिम सांप्रदायिक तत्व थे वो हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच करते थे, हिंदू सांप्रदायिक तत्व मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच करते थे। और ये प्रक्रिया अभी आप देखिए, इस प्रक्रिया का जो भयंकर रूप होता है वो दंगों के रूप में होता है, कत्लेआम के रूप में होता है, जेनोसाइड के रूप में होता है। श्रीलंका का उदाहरण देख लीजिए, वहां तो बुद्ध धर्म के नाम पे शासन चलता है पर हेट स्पीच किसके खिलाफ है? हिंदू तमिल के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे शासन चलता है, हेट स्पीच किसके खिलाफ है? हिंदुओं के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ। तो भारत में जो प्रक्रिया आजादी के बाद से तीव्रता से बढ़ी उसका सबसे पहला उदाहरण मैं आपको दूंगा, वो थी महात्मा गांधी की हत्या। अब जो हत्यारा था, जिस विचारधारा से वो जुड़ा था वो तो हम सब जानते हैं। और उस आरएसएस को सरदार पटेल ने बैन किया। क्यों बैन किया? गलती से बैन किया। सरदार पटेल कहते थे कि आरएसएस का इस हत्या से लेना देना, डायरेक्ट मर्डर से उनका लेना देना नहीं है, ये हिंदू महासभा के एक्सट्रीम विंग ने किया। फिर भी उन्होंने आरएसएस को क्यों बैन किया? उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा कि आरएसएस की जो गतिविधियां हैं वो देश के खिलाफ हैं। फिर उन्होंने गोलवलकर को, जो आरएसएस के सर संघचालक थे, उन्होंने लिखा कि आपके नेताओं के द्वारा जो हेट स्पीच की जा रही है उससे समाज में बहुत तकलीफ है और इसी हेट स्पीच के कारण हमें अपना राष्ट्रपिता खोना पड़ा। ये ख्याल कीजिए, ये सरदार पटेल लिख रहे हैं जिसको बहुत बड़ी इज्जत देते हैं, देना भी चाहिए, हम सब उनको इज्जत देते हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि किस प्रकार से जो गोडसे की ट्रेनिंग हुई थी, आरएसएस की शाखाओं में हुई थी, बाद में वो हिंदू महासभा में ज्वाइन हुई। तो ये सरदार पटेल का वो जो दोनों पत्र हैं वो मेरे ख्याल से हेट स्पीच की खतरनाक प्रवृत्ति को दिखाने के लिए एक शुरुआत है। और मैं इसलिए सरदार पटेल को नमन करूंगा कि उन्होंने समाज को आगाह किया कि केवल दिखावा करने से कुछ नहीं होता। आपकी वाणी में भी अगर नफरत है किसी समाज के प्रति तो वो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए खतरनाक है। अभी बाद में तो ये एक पैटर्न ही चल पड़ा है। आपको एक दूसरा उदाहरण बताऊंगा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर थी पहले 2014 की सरकार में, साध्वी निरंजन ज्योति, ये भी जरा अमर जी ख्याल कीजिए कि भगवे कपड़े पहन के, जो भगवा कपड़ा त्याग का प्रतीक है, उन्हीं कपड़ों को पहनकर बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं, बहुत सारे लोग नफरत फैलाते हैं और उनके पवित्रता का बहुत बड़ा दुरुपयोग करते हैं। तो साध्वी निरंजन ज्योति, नाम तो साध्वी है, पर उस समय एक उन्होंने बीजेपी को वोट मांगने के लिए कहा था कि जो बीजेपी को वोट देते हैं वो रामजादे हैं, रामजादे, और जो बीजेपी वोट नहीं देंगे वो हरामजादे हैं। तो ये एक खतरनाक बात कही। फिर वो हमारी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अभी जो एमपी बन चुकी हैं, तो वो तो गोडसे के महिमा मंडन में बहुत कुछ कहती रहती है और वो
किस किस भाषा का प्रयोग करते हैं वो हम सब जानते हैं। इसी बिल्कुल। प्रकार के साक्षी महाराज थे, इसी प्रकार का अगर आप देखें तो ये हेट स्पीच एक्चुअली टॉप से लेके बॉटम तक चलती है। आपको याद होगा 2002 के दंगों की पृष्ठभूमि में जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये नारा लगवाया था, हम 2 हमारे 2 वो 5 उनके 25 और उनकी आगे की बातें भी देख लीजिए। उन्होंने कहा दिवाली और रमज़ान की तुलना की। उन्होंने दूसरे भी ऐसे शब्द किए कि भई अपराधियों को उनके कपड़े से पहचाना जा सकता है। तो उनका इशारा एक मुस्लिम कम्युनिटी की बिल्कुल, तरफ बिल्कुल। बिल्कुल अलग रहा था। फिर दिवाली और रमज़ान और शमशान और कब्रिस्तान ये उन्होंने कहा। फिर हमारे गृह मंत्री जो हमारे संविधान की सुरक्षा के लिए सबसे समर्पित होना चाहिए, उनका आपको याद होगा शाहीन बाग के समय उन्होंने बयान दिया था कि आप ईवीएम मशीन का बटन इतनी जोर से दबाइए कि बटन यहाँ दबेगा और करंट शाहीन बाग में लगेगा। तो ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, जैसे अभी आजकल तो यति नरसिंहानंद है, वो धर्म संसद। अब मेरे ख्याल से तो धर्म वो चीज़ है जो समाज में प्यार फैलाना चाहिए, मोहब्बत फैलाना चाहिए, शांति की बात करना चाहिए। पर ये यति नरसिंहानंद उसी के आधार पे बहुत नफ़रत की बातें करते हैं और इसको धर्म संसद कहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, धर्म संसद में जिन लोगों ने दुनिया को त्याग दिया है, वो देश की राजनीति के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में इतने नफ़रतपूर्ण बयान कैसे देते हैं। ऐसे ही वो एक सुरेश चौहान के हैं, वो सुदर्शन की टीवी चैनल के अध्यक्ष हैं। ये भी कई बार इस चीज़ में किया गया। तो सवाल ये है कि इन लोगों को एक बात पता है, इनको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि दूसरी कम्युनिटी के बारे में नफ़रत की बातें करना ये एक अपराध है, नंबर 1। नंबर 2, इस अपराध की सज़ा होनी चाहिए। नंबर 3, उनको ये भी पता है कि ये अपराध हम करेंगे तो हमको सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, आज पूरी सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति हेट स्पीच के माध्यम से हो रही है। यहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि भारत में जो सांप्रदायिक दंगों का लंबा इतिहास है, उसमें एक बात स्पष्ट है। पहली बात जो सामने आई है, नंबर 1 कि सांप्रदायिक दंगे होते नहीं हैं, करवाए जाते हैं। नंबर 2, कौन करवाएगा? उसके लिए येल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया था, जो इकोनॉमिक टाइम्स में डिटेल में इसकी रिपोर्ट आई थी और येल यूनिवर्सिटी ये बताती है कि जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं, वहाँ इलेक्टोरल चुनावी मैदान पे कमल के चिन्ह वाली पार्टी पहले से मजबूत हो जाती है। तो इसका आप अगर कनेक्शन लगाएं, तो एक तरफ हेट स्पीच, अच्छा, फिर हेट स्पीच का आधार क्या होता है? हेट स्पीच का आधार समाज में प्रचलित कुछ मान्यताएं हैं, गैर समझ है, मिथक हैं, जिनके बारे में लोगों ने अध्ययन भी किया है और बताया है कि मिथकों के आधार पे लोगों को नफरत का ग्राउंड बनाया जाता है। नफरत अपने आप नहीं बनती। मुझे लगता है कि आज मानव समाज में जो प्यार की भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की हो, पड़ोसी से प्यार करो की हो, पड़ोसी के खाने पीने का ख्याल करो, ये भावनाएं काफी मजबूत हैं। तो नफरत तो पैदा की जाती है और नफरत पैदा की जाने के पीछे, जैसे मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, उनके राजाओं ने जबरदस्ती इस्लाम फैलाया, उनके परिवार बड़े होते हैं, ये सब गलत धारणाएं फैलाई जाती हैं। उसके आधार पे फिर नफरत की बात की जाती है। नफरत की बात होती है तो फिर वो दंगों का वातावरण तैयार हो जाता है। इसमें एक और आपको मैं बता दूं कि इस नफरत के वातावरण को मजबूत करने के लिए आपको ये तमस सीरियल याद होगा, भीष्म साहनी का। बिल्कुल। वो मेरे दिमाग में अंकित है कि एक मुसलमान पॉलिटिशियन बिल्कुल मुस्लिम दिखता है और दलित को कहता है कि तुम सुअर को मार के मस्जिद में डाल दो, तो मैं तुमको इतने रुपए दूंगा। तो वो दलित जो ओमपुरी जिसका रोल करते हैं, बहुत अच्छा रोल किया है उसने, वो कहता है कि भाई तो मुझे तो आप रुपए दे रहे, पर आपको क्या मिलने वाला है कि मैं मस्जिद में एक सुअर को मार के डालूंगा, आपको क्या मिलेगा? बोलेगा मैं फैलाऊंगा इधर कि भाई हिंदुओं ने सुअर को मार के मस्जिद में डाला है, दंगे होंगे और मेरा रुतबा, मेरा प्रभुत्व समाज में मजबूत होगा। यही आपने देखा होगा, अभी कई जगह बजरंग दल के लोग पकड़े गए। अभी यूपी में गाय की हत्या करके मंदिर में डालने वाली घटनाएं होती है और फिर ये तो पूरा स्टॉकिंग ट्रेड है, हमारा मंदिर वहां था उसके ऊपर मस्जिद है। अब ये बात कोई नहीं करेगा। आपको याद होगा राम मंदिर के लिए खुदाई हो रही थी,
तो उसमें मंदिर के अवशेष तो नहीं मिले, पर जो अवशेष मिले वो एक बुद्ध विहार के थे। मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता इतिहास में, आप कहाँ तक जाएंगे, इतिहास की बातों का बदला नहीं ले सकते। पर एक बात है, इतिहास में हमारे जो महापुरुषों ने प्यार का संदेश दिया है, वो गौतम बुद्ध हो, कबीर हो, महात्मा गांधी हो, मौलाना आजाद हो, उस प्यार के संदेश के आधार पे समाज को जोड़ना जरूरी है। तो आज हेट स्पीच का मुख्य उपयोग सांप्रदायिक ताकत कर रही है, और इसमें दूसरी सांप्रदायिक ताकतों को मैं उल्लेख करूंगा। एक अकबर उद्दीन ओवैसी हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई। उन्होंने भी एक बार वो उन्होंने बहुत खतरनाक बयान दिया था कि आप पुलिस को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए तो हम बता देंगे, हम मुसलमान बता देंगे कि देश में किसका शासन चलेगा। ठीक है, वो स्पीच का उपयोग करके लोगों ने जगह जगह लोगों को भड़काया, पर असदुद्दीन ओवैसी को कोई सजा नहीं हुई। तो आप जो सवाल रख रहे हैं, इनकी सरकारी सुविधाएं, मैं तो कहता हूँ कोई भी व्यक्ति, नेता या साध्वी, साक्षी, ये सब जब नफरत की बात करते हैं तो एक राजनीति का हिस्सा है, और वो राजनीति जो समाज को बांटती है, इस राजनीति का, इस प्रकार की नफरत की, इसका पूरा विरोध होना चाहिए। और ये जो 2 जज बेंच ने फैसला दिया है, पुलिस को निर्देश दिया है, इसका बहुत स्वागत होना चाहिए। पर यही है, टू लिटिल टू लेट, ये बहुत थोड़ा सा है और बहुत देरी से आ रहा है। इस प्रकार के जजमेंट जो प्रतिबद्धता से समाज संविधान को बचाने के लिए आएंगे, और उसी संविधान को बचाने के लिए अगर सजा की जरूरत है तो सजा भी हो। और पहले तो लोगों ने जागरूक होना चाहिए कि भारत एक बहुधर्मीय राष्ट्र है, इसमें आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत फैलाकर तो देश को कमजोर कर रहे हैं। वो धर्म के नाम के राष्ट्र को वो बहुत महान मानते हैं। मैं कहता हूँ धर्म के नाम पे राष्ट्र वही होता है जिसमें सभी धर्मों का बराबरी से आदर होता है। जहाँ दूसरे धर्म के खिलाफ हेट स्पीच की जाती है, वो किसी धर्म का आधार नहीं हो सकता। सर, खास करके इसमें 2 पहलू हैं। एक तो धर्म संसद, क्या धर्म, किसी भी धर्म की बात जी, क्या उनको संसद से जोड़ा जा सकता है? धर्म अपने आप में शांति, प्रेम और सौहार्द फैलाने वाली विषय वस्तु है, या धर्म संसद का एक दूसरे पक्ष में अगर समझा जाए तो एक विश्लेषण है, धर्म का विश्लेषण। इसका मर्म क्या है, उस विषय वस्तु पर विचार होने चाहिए और व्याख्या भी होनी चाहिए, समय समय पर होनी चाहिए। हर कालखंड के बाद जो है उसकी व्याख्या, पुनर्व्याख्याएं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि एक खास वर्ग की, एक खास विचारधारा के लोग पर जो है कितनी भी हेट स्पीच करे उसका कोई असर नहीं होता है, जबकि वैसे ही अगर कोई दूसरा कुछ करे तो पुलिस उसको तुरंत ही आने सामने अरेस्ट करती है, जेल में डालती है, या फिर कार्रवाई होती है। सजा तो एक बहुत अगला पड़ा है। ठीक ठीक। तो देखिए, और एक सवाल और सर ऐड कर दे रहा हूँ, 3 सवाल मेरे हो जाएंगे कि अगर कोर्ट की बात है, खास करके संविधान को जो है हमारे जब बाबा साहब ने लिखा था तो संवैधानिक मर्यादा, मोरलिटी की बात की थी। अगर कोई भी संवैधानिक पद पर व्यक्ति जो नहीं है, वो एक आम नागरिक के तौर पर देखा जा सकता है। अगर किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, अगर वो हेट स्पीच कर रहा है तो उसकी सजाएं हो सकता है कमोबेश कम की जाए, लेकिन जो संविधान की शपथ लेकर संविधान के संवैधानिक पद पर इस तरह की कुकृत करता है तो उसकी सजा कैसी होनी चाहिए? देखिए, पहली बात, जो संसद का मतलब तो खैर कोई भी लोग मिल सकते हैं, पहले भी धर्म के नाम पे बहुत संसदें हुई हैं, पर उन्होंने धर्म के मुद्दों पे बातचीत की है। अभी जो आजकल धर्म संसदों का पैटर्न चालू हुआ है, खास तौर से वीएचपी ने चालू किया था, उसमें मंदिर वहीं बनाएंगे टाइप बातें करते रहे, तो ये धर्म संसद का काम नहीं होता। धर्म संसद में आप गीता की बारीकियां, उपनिषद की बारीकियां, दूसरे ग्रंथों से उनकी तुलना, इस पर आप आध्यात्मिक दर्शन क्या है और मनुष्य के जीवन का रास्ता क्या है, नैतिकता क्या है, इस पर बात करें तो वो उचित है। पर आप जब राजनीतिक मुद्दों को आप लेते हैं तो धर्म संसद कहाँ रही, वो तो राजनीतिक संसद हो गई, एक राजनीति का एक भाग हो गया। और दूसरा, आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ कि अगर हेट स्पीच करने वाला कोई सरकारी ऑफिसर है जिसने संविधान की शपथ लेकर ये किया है, तो उनको तो अपनी जॉब से, अपने काम से रिजाइन ही करने को लगाना चाहिए। वो उस पद पर रहने के लायक नहीं है।
अगर आप संविधान की शपथ लेकर संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपको फिर सभी अपने पद पर रहने का क्या अधिकार है? ये मैं नैतिकता की बात कर रहा हूँ। जी, 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 बिल्कुल। जो होता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा। कि जैसे हमारी सरकार में भी कई लोग रहे हैं, जिन्होंने नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिया है और नैतिकता के आधार पे अपने पद छोड़े हैं। पर खैर वो एक अलग बात है। अभी तो साम, दाम, दंड, भेद, अगर नफ़रत की राजनीति से आपकी सत्ता मजबूत होती है, तो लोग कर रहे हैं, लोग जानते हैं। और जैसे ये यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट तो आप ज़रा देखिएगा, मैंने अपने कई लेखों में उसका बहुत बार-बार उल्लेख किया है कि वो कैसे बताते हैं कि ये एक तो नफ़रत पैदा की जाती है, नफ़रत के आधार पे दंगे करवाए जाते हैं, दंगों के आधार पे पॉलिटिकल पार्टी मजबूत होती है। ये एक सीक्वेंस है जो 1990 के बाद, 1992 के बाद ख़ास तौर से हमको आम तौर पे दिखाई देता है। तो मैं आपसे इन तीनों बातों पर सहमत हूँ कि सरकारी पदों पर बैठे हुए लोगों की तो ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। ये भी ज़िम्मेदारी होती है उनकी कि अगर कोई दूसरा हेट स्पीच कर रहा है, तो उसको रिप्रिमांड किया जाए, उसको डाँटा जाए, उसको पार्टी से निकाला जाए, कहा जाए कि भाई हमारा इस हेट स्पीच से कोई लेना-देना नहीं है। जिस संगठन से वो जुड़े हैं, उस संगठन के शीर्ष पद के लोग उन्होंने कहना चाहिए। ये जो यति नरसिंहानंद कह रहे हैं, बजरंग मुनि कह रहे हैं, साध्वी ये कह रही हैं, ये हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं, ये उनकी तरफ से आना चाहिए। और उनका समर्थन, उनका प्रमोशन, ये तो हमारे नियमों के खिलाफ है, हमारी नैतिकता के तो और भी खिलाफ है। ये खास करके हेट स्पीच का मामला आप गौर करें सर, खास करके चुनाव के आस-पास जो है 6 महीने, साल भर, 2 साल पहले से जब जैसे ही चुनावी मूड में आती है सरकार, चाहे कहीं की भी सरकार हो, तो पक्ष-विपक्ष के दोनों ओर से, मैं एक पक्ष की बात नहीं कह रहा हूँ, दोनों पक्ष से हेट स्पीच की जो शैली है वो बहुत बढ़ जाती है और ये क्या है कि खास करके केवल चुनावी वोटों का पोलराइजेशन के लिए ही ये सब केंद्रित है। चाहे उसकी वजह से समाज पे कोई भी असर पड़े। देखिए, पहले तो ये है कि ये जो 2 हेट स्पीच का हम उल्लेख कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा, उसी के बाद दिल्ली के दंगे हुए, उसी के बाद दिल्ली दंगे हुए। गोली मारो वाला जो इन्होंने नारा लगवाया, उसके दूसरे दिन एक नौजवान बंदूक लेके आया, पिस्टल लेके आया और उसने गोली मारने की एक्टिंग किया। और ये उसके बाद दंगे हुए तो क्लियर कट दिख रहा है उसका संबंध। और कई जगह चुनाव के पहले ये प्रक्रिया को तेज कर दिया जाता है और सभी पार्टियां अलग तरीके से करती होंगी, मुझे नहीं जानता। जैसे मैं अकबरुद्दीन ओवैसी का उदाहरण मैंने आपको दिया। और ज्यादातर जो राजनीति धर्म के नाम की राजनीति करती है, धर्म के आवरण में राजनीति करती है, वो पार्टियां इस प्रकार की नफरत की बातों को ज्यादा करती है। तो ये मेरी अपनी सोच है कि पार्टियों में भी 2 प्रकार की पार्टियां हैं। एक जाति का समीकरण करेंगे, एक बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करेंगे। अभी जैसे आजकल बातचीत चल रही है कि ओबीसी जनगणना होना चाहिए, ये भी बात करते हैं, कोई उनका विरोध करते हैं। तो चुनाव का मौसम तो भारत में सदाबहार रहता है, कहीं न कहीं चुनाव होता रहता है। तो उसमें लोग अलग-अलग प्रकार के मुद्दे उठाना चाहिए और मैं तो इस बात का हिमायती हूँ कि आम जनता के जो मुद्दे हैं, रोजी-रोटी, कपड़ा, मकान और हमारा स्वास्थ्य और मानव अधिकार, ये मुद्दों के आधार पे ही राजनीति होना चाहिए और बाकी मुद्दे एक सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक समाज में बाकी मुद्दों की जगह नहीं होना चाहिए। जी, ये थे राम पुनियानी साहब। उन्होंने बहुत ही सलीके से हम लोगों को समझाया कि हेट स्पीच का मामला क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, किनके खिलाफ होता है, फ़ायदा किनको मिलता है। खास करके संवैधानिक पदों पर बने हुए लोग की नैतिक ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो किसी भी तरह के हेट स्पीच से बचें, संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए चीज़ों को अपनी अभिव्यक्ति को दें, अपनी बातों को रखें। अगर ऐसा नहीं होता है, तो ना वे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, संवैधानिक मर्यादा का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके साथ-साथ संविधान जो है इस बात की अनुमति नहीं देता है और ना ही संवैधानिक पदों पर बैठे हुए ऐसे लोगों को वो प्रमोट करता है जो संवैधानिक पद पर बैठे रहकर हेट स्पीच करते हैं, तब उनको उसका फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। इस बात की भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। अगर आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर हेट स्पीच कहते हैं, तो वो आपकी व्यक्तिगत
बात मानी जाएगी, संवैधानिक बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप उस पद के लिए, उस काम के लिए नहीं कर रहे हैं। वो एक पार्टी विशेष कर रहे हैं या फिर व्यक्तिगत कर रहे हैं, और आपको पद का लाभ तभी और मिलेगा जब आप संवैधानिक काम कर रहे हैं, मतलब जिस पद पर हैं उस पद को ऑफिशियल कर रहे हैं। ये पूरा मामला है। हम लोगों ने राम पुनियानी सर से समझा, और हम आगे भी इसी ज्वलंत मुद्दे पर राम पुनियानी सर से बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू।